सोने की कीमतों पर दबाव, M6 पर हल्की कमजोरी के साथ भाव 47,900 रुपए के नीचे। कॉमेक्स पर सोना $1,815 के करीब। चांदी में 200 रुपए तक की कमजोरी, MCX पर भाव 61,700 रुपए के पास। कॉमेक्स पर $23 के नीचे फिसली। कॉपर को छोड़ आज सभी बेस मेटल्स में खरीदारी। निकेल 1650 रुपए के करीब। जिंक और एल्युमिनियम में 0.25% तक की तेजी। हाजिर मांग बढ़ने और एक्सपोर्ट मांग में आगे और तेजी की उम्मीद से ग्वार कीमतों में भी रफ्तार। ग्वारगम 12,200 रुपए के ऊपर पहुंचा। ग्वार सीड का वायदा 6,550 रुपए के पास। मसालों में जबरदस्त रफ्तार। हल्दी वायदा 11,000 रुपए के पार। जीरा 18,400 रुपए के ऊपर। धनिया वायदा 10,400 रुपए के करीब। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं और साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का परिचय करवा दें। हमारे साथ तपन पटेल है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं HDFC सिक्योरिटीज से। साथ ही जिगर त्रिवेदी है आनंद राठी सिक्योरिटीज के। साथ ही आगे हमारे साथ RS शर्मा साहब होंगे जो पूर्व चेयरमैन है ONGC के। साथ ही धर्मेश भाटिया होंगे जो NBD एमिरेट्स के प्राइवेट बैंकिंग के डायरेक्टर है, जो दुबई से जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात होगी गोल्ड की, जहां पर मार्च में फेड दरें बढ़ने की संभावना तेज हो गई है और लग रहा है कि 2022 के अंत तक ब्याज दरें बढ़कर 1% तक हो सकती है। और यही वजह है कि सोना और चांदी में भी आज के सत्र में दबाव देखने को मिल रहा है। MCX पर 200 रुपए तक की कमजोरी है। कच्चे तेल की बात करें तो लगातार तेजी बनी हुई है। महीने भर में 23 से 24% तक दाम बढ़ चुके हैं और ब्रेंट अब $87 के करीब पहुंच चुका है, जो लेवल हमने अक्टूबर 2014 में देखे थे। नेचुरल गैस की बात करें तो US LNG की मांग मजबूत है। ग्लोबल प्राइस US के गैस के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है, इसलिए US के LNG की मांग ज्यादा है। कॉपर की बात करें तो चीन की जो पॉलिसी है वो नरम रहने की संभावना है। ब्याज दरें भी घटाई गई हैं, तो इससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। जिंक की बात करें तो इन्वेंट्री ज्यादा है। अब ताजा जो आंकड़े आए हैं चीन के, उससे यहां पर दबाव बना है। निकेल की बात करें तो LME वेयरहाउस में स्टॉक निकेल का कम है। एल्युमिनियम की बात करें तो स्टॉक घटने और उत्पादन कटौती से यहां पर कीमतों में तेजी मिल रही है। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं, जिसमें मेंथा ऑयल, जहां पर ओमिक्रॉन की चिंता से दबाव बना था, लेकिन अब निचले स्तरों से खरीदारी लौट रही है। कॉटन USDA जो US का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने US का उत्पादन अनुमान कम कर दिया है। हल्दी फसल नुकसान की चिंता से तेजी है। जीरा खपत बढ़ने के संकेत से यहां पे सपोर्ट मिल रहा है। और धनिया हालांकि आज के सत्र में रेंज में ही है, लेकिन मौजूदा सीजन में सप्लाई कम रहने की संभावना है। कैस्टर 3 साल में सबसे कम उत्पादन, 16 लाख टन से भी कम उत्पादन का अनुमान है। ग्वार जहां पर एक्सपोर्ट मांग जनवरी में भी बेहतर रहने की उम्मीद से यहां पर लगातार तेजी है। चलिए अब वापस से लौटते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहले बात होगी क्रूड की, जहां पर लगातार तेजी है और अब $27.5 के करीब ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। अक्टूबर 2014 में हमने ब्रेंट क्रूड का यह लेवल देखा था, यानी 7 साल 3 महीने की ऊंचाई पर फिलहाल क्रूड का मार्केट है। ऐसे में क्रूड में और कितनी तेजी है, जिगर क्या लग रहा है आपको, क्रूड में यहां से कितनी तेजी और आपको दिख रही है? वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि $89-90 तक WTI जा सकता है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन की चिंताओं को मार्केट ने इग्नोर किया है एंड डिमांड कंसर्न्स, पहले मार्केट को था कि डिमांड कंसर्न्स शायद हो सकते हैं, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। यूएस में इन्वेंटरीज लगातार कम हो रही है एंड जैसा कि मैंने बताया, डिमांड इज क्वाइट रोबस्ट। आई थिंक आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे, ठीक है, प्राइसेस में हमने एक वन वे रैली देखी हुई है, टेक्निकल करेक्शन आ भी सकता है, बट WTI मुझे लग रहा है जो आज 85.2324 चल रहा है, $88-89 तक की यहाँ पे गुंजाइश है। हेल्थी करेक्शन आ सकता है, पोजिशनली बाय एंड डील रखना चाहिए। फॉर इंट्राडे मुझे लग रहा है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर 6280 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 6240 स्टॉप लॉस लेके चले एंड 6350 का टारगेट लेके यहाँ पे हम चल सकते हैं। ओके, यानी कोई भी डिप मिले तो खरीदारी की राय रखें क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तपन, आपको क्या लगता है, कितनी तेजी आपको यहां से दिख रही है?
जी, फिलहाल तो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्रूड ऑयल के, और जो डिमांड पिक्चर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर पहले से ही रहा है। और मुझे लग रहा है कि सप्लाई टाइटनेस जो है फिलहाल उसका भी एक यहाँ पे पुश मिल रहा है। जो ओवरऑल यूएस का प्रोडक्शन है और जो ओपेक प्लस नेशंस जो है उसमें भी थोड़ा कमिटमेंट इश्यू है, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर स्टैंड ऑफ, तो वो एक सीरीज प्रीमियम बना हुआ है। और रिसेंटली जो आज की न्यूज़ है, तो जो यूएई की ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर जो अटैक हुआ है, तो उसके कारण भी रिस्क प्रीमियम आज बढ़ा है। तो उसके कारण हमको ऑयल प्राइस मुझे लग रहा है कि 90 तो आ सकता है डब्ल्यूटीआई में डेफिनिटली। 90 के ऊपर आई थिंक मुझे लग रहा है कि ओपेक प्लस खास करके सऊदी अरेबिया आई थिंक इंटरवेन कर सकता है प्रोडक्शन एकदम से बढ़ाने, क्योंकि ऑयल जो स्पेयर कैपेसिटी है उनके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो 90 के ऊपर मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता आ सकती है, जिसके कारण इंटरवेंशन आ सकता है। दूसरी तरफ चाइना और यूएस ने भी अपने एसपीआर से और रिलीज़ करने की बात की है। अगर आता है तो आई थिंक माइनर करेक्शन, अदरवाइज बाय एंड डिप्स का व्यू कंटिन्यू रखें। एमसीएक्स में क्रूड ऑयल फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6290 के अराउंड बाय कीजिए। 6380 का टारगेट, 6250 का स्टॉप लॉस रख के बाय एंड डिप्स का व्यू यहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जिगर, अब आपसे सवाल ये होगा, बड़े ब्रोकरेज हाउस जितने भी हमने अभी तक रिपोर्ट देखे हैं वो $90 से $120 का टारगेट दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, लॉन्ग मीडियम से लॉन्ग टर्म में क्रूड आपको कहां जाता दिख रहा है, ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई? अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ओमान के जो ऑयल मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला हुआ था कि नॉट अ सिंगल ओपेक कंट्री वांट्स क्रूड ऑयल प्राइसेस अबव 100, किसी के हित में नहीं है ये। मुझे नहीं लग रहा कि प्राइसेस में इतना वन वे रैली शार्प शूटअप आए। ओपेक की मीटिंग भी होने वाली है 2 फरवरी को। आई थिंक वो देखना पड़ेगा कि वहां से क्या आउटकम्स आ रहा है। इतना ज्यादा क्रूड का प्राइसेस होना यानी दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर यूएस इकोनॉमी। इन्फ्लेशन वैसे भी 7% है। दे हैव रेज्ड कंसर्न्स। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स अगर किसी ने रिलीज कर दिया, यूएस ने, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ चाइना, जापान और इंडिया, प्राइसेस पर थोड़ी बहुत कटौती यहाँ पे आ सकती है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रिलीज करना, प्राइसेस को कूल डाउन करना, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन रहेगा। द परमानेंट सॉल्यूशन वुड बी ओपेक नॉन ओपेक दोनों मिलकर काम करें एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रूड मार्केट में सप्लाई बढ़ाया जाए, ताकि यस, कोविड से स्लोली एंड ग्रेजुअली दुनिया की इकोनॉमी जो है वो उभर के आ रही है, बाहर आ रही है, डिमांड बढ़ रही है, जिसके साथ ही हमने प्राइसेस में यहाँ पे सेंटीमेंट्स पॉजिटिव देखे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस को मैं अभी यहाँ पे साइड पे रख रहा हूँ, वो इतना लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट करता है वो डिमांड सप्लाई है। आई थिंक $91 इज एक्सट्रीम लेवल इन WTI एज ऑफ नाउ। आई एम स्केप्टिकल के जनवरी में ही 90 के लेवल्स आ जाए। इवन आई एम लुकिंग फॉर अ हेल्दी करेक्शन, बट वो नहीं आ रहा है। वो भी बहुत ही वो भी एक फैक्ट है। इकोनॉमिक डेटा जो कल चाइना के आए थे इतने भी डिसअपॉइंटिंग नहीं थे। आई थिंक ओवरऑल सेंटीमेंट अंडरटोन पॉजिटिव है, डिमांड काफी रॉबस्ट है, यस, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा। ओके, यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में भी तेजी की उम्मीद। हमारे साथ आर एस शर्मा और धर्मेश भाटिया साहब भी है। शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, किस ऊंचाई तक क्रूड अब जा सकता है? जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने 2022 और 23 की रिपोर्ट में $90 से $120 का टारगेट दिया है। आपको क्या लगता है, क्या इन लेवल्स को ब्रेंट दिखा सकता है क्या आने वाले समय में? मैं दुश्मन दो चीजों की बात करूंगा, एक तो फंडामेंटल्स क्या है और उसके हिसाब से सेंटीमेंट्स क्या चल रहे हैं। बिकॉज ये तो हम जानते हैं कि एक जो क्रूड एक दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेडेड कमोडिटी है, इसमें स्पेकुलेटिव ट्रेड बहुत होता है और ऐसे भी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं। बट इसमें जो फंडामेंटल्स हैं वो फंडामेंटल्स इंडिकेट यही कर रहे हैं कि और भी तेजी आएगी। 2-3 इसके कारण हैं। एक तो अभी हम देख रहे हैं कि यूएस सऊदी में पहले जो रजीम में जो आपस में अंडरस्टैंडिंग होती थी वो नहीं है इस वक्त। यूएस ने जब बोला कि हम अपना स्ट्रेटेजिक क्रूड एसपीआर से वो रिलीज करेंगे, तो वी Saudi has taken it very coolly, rather snubbed them कि that is their prerogative, they can keep doing it. And I remember मैंने पहले भी बोला है, एसपीआर से क्रूड रिलीज करना, 50 मिलियन रिलीज करना, कोरिया, जापान, इंडिया, चाइना ये भी करते हैं, 100 मिलियन तक भी करते हैं, वो तो दुनिया की एक दिन की खपत है। तो ये तो सिंबॉलिक है, इससे कुछ लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला नहीं है। अभी हालात ये है कि supply is chasing the demand. Demand has already reached pre-COVID level.
सप्लाई में 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई है, क्योंकि ये इंडिया एनर्जी फोरम वगैरह उन्होंने बोला था कि नहीं दाम नीचे जाएंगे, तो इवन ओपेक प्लस कंट्रीज वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे देश भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक जो स्पेयर कैपेसिटी होती है सप्लाई साइड में, स्पेयर कैपेसिटी तेजी से श्रिंक हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से फंडामेंटल सेंटिमेंट्स दोनों ही तेजी का रुख दिखा रहे हैं। और अभी भी जो हालात है, तो आज फिर दाम कल से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी $100 की तो कई जो है ये ट्रेडिंग हाउसेस बात कर रहे हैं, और क्योंकि मैं तो $147 तक का वो दाम देख चुका हूं, तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। हमारे देश के लिए खास करके लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि 85% हमारा जो खपत होती है हम इंपोर्ट करते हैं। और अभी पिछले 1.5 महीने से तेल कंपनियों ने दाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नहीं बढ़ाए हैं, सरकार ने बल्कि वो एक्साइज ड्यूटी का रिलीफ भी दिया, बट जो रिलीफ दिया वो ऑलमोस्ट पेयर ऑफ हो चुका है। अब कब तक सरकार रोक पाएगी, ये कंपनियां रोक पाएंगी, मुझे लगता है कि बहुत तेजी से दाम भी बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ओवरऑल हमारा जो बजट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ओवरऑल फिस्कल पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ओवरऑल जो मैक्रो लेवल में जो हालात हैं हमारे देश के लिए अच्छे नहीं हैं, और अभी इमीडिएट सेंटीमेंट्स भी हमारे फेवर में नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो है कि इसकी राइट अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उपभोक्ता को, सब स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में बताया जाए कि ऐसे हालात हो सकते हैं, बजट भी आ रहा है, कैसे इसको टैकल करेंगे। मेरे हिसाब से थोड़ी चिंता की बात है। ओके, हमारे साथ धर्मेश भाटिया जी भी है, जो एमिरेट्स एनबीडी के प्राइवेट बैंकिंग के डायरेक्टर है। सर, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सर, हाउती ने जो कल हमला किया था ऑयल के टैंकर पर यूएई के, हालांकि इसमें रिटेलिएटरी उन्होंने भी इसका ये किया है, उनकी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई, तो इस खबर का कितना इम्पैक्ट दिख रहा है? क्या नी जर्क रिएक्शन है, या लग रहा है कि आगे भी तेजी जारी रहेगी क्रूड में आपको, धर्मेश? देखिए, अगर आप बात करें अटैक की, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अल्टरनेटिव बाइंग आ जाती है मार्केट में, मार्केट ट्रिगर होता है, और वही हुआ है, मार्केट एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर हो चुका है। बट एज सच गल्फ में इतनी पॉपुलेट ये नहीं है कि मार्केट पूरा ड्रिवन कर सके। मेजर जो ओपेक कंट्रीज में है, जो है सऊदी अरेबिया, ये सब देश में अगर होता है तो डेफिनेटली मार्केट में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी आने लग जाती है। यहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी हिट नहीं होगी, बट हाँ, सेंटिमेंट डेफिनेटली बुलिश है, ठंडी अभी भी है मार्केट में, सप्लाई कंस्टेंट है, एक्सपेक्ट है कि डिमांड बढ़ेगी जैसे जैसे ओमिक्रॉन के जो वेव है वो कम होते जाएंगे, क्रॉस बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग है। बट अगर आप पिक्युलर ये एक ऐसा स्टेज आया है जहाँ पे आगे के 1.5-2 महीने 3 महीने प्रीमियम में चल रहे हैं, बट आगे के 6 महीने 12 महीने सब नेगेटिव में आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा होगा कि पीक आउट हो सकता है, बट कहाँ पीक आउट होगा इसकी जो शक्यता है बहुत कम दिख रही है, क्योंकि मार्केट पैराबोलिक राइज में आ चुका है। अगर आप 2 साल से अगर आप डेटा देखें, जो नेगेटिव $30 था आज पॉजिटिव $80 हो चुका है। तो इतनी वॉल मार्केट में आ चुकी है कि मार्केट अभी भी एक तरफा मूवमेंट हो रहा है। बट अगर आप पूरे जियोपॉलिटिकली देखें या पूरे वर्ल्ड को देखें, तो आज के तारीख में जो सबसे अच्छी चीज जो हो रही है वो है बार्टिक ड्राई इंडेक्स, जहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई शिपिंग इंडस्ट्री को मिल रही है, क्योंकि जब बॉर्डर्स क्रॉस हो जाते हैं तो शिपिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम हो रही है। तो उसके कारणवश जो फ्रेट चार्जेस है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। ये चीज प्राइस को इम्पैक्ट कर रही है और प्राइस और ऊपर जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू हो सकता है, बट ये फर्स्ट क्वार्टर तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट मार्च तक प्रीमियम में रहेगा, जो अप्रोक्सीमेटली $90-95 की मार्केट में अप्रोक्स $100 भी एक बार मार्केट छू सकता है। इस कारणवश इंडिया में डेफिनेटली इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें 3 मेन योगदान है, एक है कच्चा तेल, एक है सोना, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। कच्चे तेल को इन लोग रोक नहीं सकते क्योंकि इन्फ्लेशन डेफिनेटली हिट होगा, इसमें आपको रुपया भी डेप्रिशिएट होते दिख सकता है, रुपया फिर से 75 या 76-77 के लेवल पे चला जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप कच्चे तेल में शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव बाइंग में रहिए। यहाँ पे अराउंड 6,600-7,000 के लेवल्स MCX में देख सकते हो आप। रुपया में मैं डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डॉलर बाय करके चले, यहाँ से और ₹1 की शक्यता है मार्केट बढ़ने की, अराउंड 75-76 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं इस कारणवश।
ओके ओके, यानी लग रहा है कि क्रूड में और तेजी आएगी, 6700 के भी लेवल दिख सकते हैं, और रुपी भी आपको लग रहा है कि कमज़ोर हो रहा है कि तो डॉलर बाई करके चलना चाहिए। शर्मा जी, अब आपसे मेरा एक सवाल ये होगा, अब $147 की आप बात कर रहे हैं, तो $147 के समय रुपया तो उस समय काफ़ी नीचे था, अब जो रुपया के लेवल है का जो नया लेवल है, ये करंट लेवल है, क्या ऐसे में कितना मुश्किल हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से? मैंने जैसे बोला कि चिंता की बात है, तो चिंता की बात जब मैं बोलता हूं तो ओवरऑल सभी इम्पैक्ट आएगा, एक्सचेंज रेट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, फिस्कल डेफिसिट पे भी आएगा, ओवरऑल सरकार को ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कंट्रोल करने में जो है, अभी इलेक्शंस भी अनाउंस हो चुके हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन जो है जैसे मैंने बोला चिंताजनक है, तो आई विल मेंटेन द सेम, इट इज वरीसम। अभी कोई शॉर्ट टर्म में कोई रिलीफ का मुझे अभी तो उम्मीद नहीं है। ओके ओके, शुक्रिया शर्मा जी, आपने वक्त निकाला और समझाया कि कितनी बड़ी दिक्कत है और क्या इकोनॉमी के लिए कितनी चिंता का विषय है। शुक्रिया धर्मेश आपका भी, आपने बताया कि कहां तक क्रूड का लेवल जा सकता है, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में $100 भी ब्रेंट क्रूड जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटीज़ की तरफ रुख कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर देख लेते हैं, जहां पर चांदी में आज दबाव है। जिगर, चांदी में आपको क्या लग रहा है, चांदी में क्या करना चाहिए? आज $200 की कमजोरी दिख रही है, यहां से क्या करें? करेक्ट विश्वमोहन, मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी बहुत और बिकवाली बढ़ सकती है। ऑलरेडी अगर हम देखें बेस मेटल्स में भी मिक्स सेंटीमेंट है, एंड बुलियन का जो कारोबार है, गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों में सेंटीमेंट थोड़ा बेरिश है। करंट लेवल से ही यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है, अराउंड 61,800 मार्च वायदा सिल्वर में, एंड 62,000 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ चले, एंड 61,400 के टारगेट के लिए यहाँ पे हम बिकवाली कर सकते हैं। लास्ट में को क्या लगता है, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड तो काफी रेंज में ही है, चांदी में हालांकि मूवमेंट गोल्ड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, तो ऐसे में आप दोनों में से अगर किसी एक ट्रेड अगर सलाह देना चाहेंगे तो कौन सा ट्रेड करें, चांदी खरीदे बेचे या गोल्ड? जी, मुझे लग रहा है कि चांदी में सेल करके चलना चाहिए। गोल्ड आई थिंक मुझे लग रहा है रेंज बाउंड रहेगा, एक तरफ रुपया वीक हो रहा है तो उसका एक कारण जो है जो डाउन साइड जो है गोल्ड में लिमिटेड रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है सिल्वर में जो है सेलिंग कट रह सकती है, तो 1,850 के लेवल से सिल्वर में सेल कर सकते हैं। टारगेट नीचे में 1,700 रहेगा, स्टॉप लॉस जो है 62,100 का रख के सिल्वर में सेल की यहाँ पे स्ट्रेटजी आज के दिन के लिए बनानी चाहिए। ओके, यानी तपन को लगता है कि चांदी आप बेच के जाएं, 61,850 के लेवल पे टारगेट 61,500 का है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर कॉपर को छोड़ ज्यादातर बेस मेटल्स में हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। जिगर, आपको बेस मेटल्स में आज क्या पसंद आ रहा है? विश्वमोहन, आई विल गो फॉर निकल ओनली। इन्वेंटरीज LME पे कम हो रही है लगातार, स्पॉट प्रीमियम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, मींस प्रेशर है नियर टर्म में, डिलीवरीज नहीं है, सप्लाईज कम है यहाँ पे, एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बूम टेस्ला की बातें बाहर आ रही है, सो मुझे लग रहा है ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है निकल के लिए। LME पे मैं 24,000-25,000 के प्राइसेस देख रहा हूँ, जो हालांकि आज की तारीख में 22,300 के आसपास चल रहा है डॉलर टर्म्स में। तो मुझे लग रहा है MCX में भी 2 या 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें 1750-1800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर इंट्राडे ऑल्सो आई एम क्वाइट बुलिश इन निकल जनवरी 1650 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग, 1645 का स्टॉप लॉस एंड 1660 का टारगेट लेके यहाँ पर चल सकते हैं। ओके, निकल जनवरी खरीदने की सलाह, 1660 के टारगेट के लिए 1645 का स्टॉप लॉस लगा ले। आपको अगर कोई एक काउंटर, अगर टॉप ट्रेड हो आपकी तरफ से बेस मेटल्स, तपन? जी, मुझे एल्यूमिनियम स्ट्रांग लग रहा है, पिछले आधे घंटे में ही काफी तेजी आ गई है, तो मुझे लग रहा है 237 से 236 की जो रेंज अगर मिलती है वहां से बाय करना चाहिए। 234 के बिलो का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट ऊपर में 240 या 242 का रख के एल्यूमिनियम बाय कर सकते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स में अगर देखें तो मुझे लग रहा है जिंक और निकल भी अच्छे कैंडिडेट है, बाय डिप्स की स्टडी यहाँ पे उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। निकल आपको बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। एल्युमिनियम आप खरीद सकते हैं अभी भी 240 के टारगेट के लिए, ऐसा तपन मानते हैं। चलिए कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं, जहां आज सबसे ज्यादा एक्शन ग्वार और मसालों में है। ग्वार में क्या करना चाहिए जिगर? काफी अच्छी तेजी आ गई है, यहां से अगर ग्वार सीड और ग्वार गम ट्रेड के लिए क्या सलाह देंगे?
करेक्ट सर, मुझे लग रहा है गुआर हो या गुआर गम हो या गुआर सीड हो, आज सेंटीमेंट पॉजिटिव है एंड आई विल गो विद द ट्रेंड ओनली। प्योरली टेक्निकल कॉल है मेरा। गुआर सीड फरवरी वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 6500, 6450 स्टॉप लॉस लेके चले एंड 6600 का टारगेट यहाँ पे 1 या 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, यानी गुआर सीड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की सलाह है 6500 पे 6600 के टारगेट के लिए। चलिए अब स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, जहां पर हल्दी सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखा रही है। हल्दी में करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी है, 11,000 के ऊपर पहुंच चुका है। जीरे में भी हालांकि 1% के आसपास की तेज़ी है। जीरा के मार्च बायदाम में जिगर क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है एक्सेप्ट फॉर कोरिएंडर, जहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का सा करेक्शन देखने को मिला है। बट जैसा कि आपने बताया, यस, जीरा वायदा काफ़ी कन्विंसिंग है, यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। जीरा मार्च वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 18,300, 17,800 का यहाँ स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं एंड 18,900 या 19,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए करेंसी मार्केट की चाल पर भी नजर डाले थे। करेंसी मार्केट को लेकर तपन आपका व्यू क्या है? जी, काफी दिनों की स्ट्रेंथ के बाद आज यूएसडी में वीक ओपनिंग हुई है और स्पॉट की अगर प्राइस हम देखें तो 74.40 पे चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि करंटली अभी रेंज बन सकती है, क्योंकि यूएस एफओएमसी की मीटिंग होगी नेक्स्ट वीक, तो उसके कारण प्राइसेस जो है काफी रेंज बाउंड रह सकते हैं। तो 74.10 और 74.70 की रेंज जो है वहां पे बनी रह सकती है। रुख जो है मुझे लग रहा है कि यूएसडीएनआर ऊपर की तरफ रह सकता है। आई मीन रुपया जो है वो और भी वीकनेस यहाँ से दिखा सकता है, क्योंकि टेक्निकल रिबाउंड थोड़ा ऑसिलेटर्स में आ गया है। तो उसके कारण यूएसडीएन में बाय एंड डिप्स की यहाँ पे फिलहाल के लिए स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। लग रहा है कि रुपए में और थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है। जिगर, आपको भी लगता है कि और वीकनेस अब आ सकती है रुपए में यहाँ से? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 74.5 के आसपास चल रहा है, आगे जाके देखिए यहाँ पे क्रूड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, विच इज नेगेटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल। तो मुझे लग रहा है यस 75-20 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जनवरी महीने में ही। ओके, तो ये भी हो करेंसी पे। चलिए, लेकिन अब आपको बता दें कि क्रेडिट स्विस वेल्थ मैनेजमेंट के हेड इंडिया इक्विटी रिसर्च जितेंद्र गोहिल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि इस साल रबी की फसल काफी शानदार रहने वाली है। उनके मुताबिक एग्री सेक्टर में तेजी की उम्मीद यहां से दिख रही है। एलोकेशन तो पहला चीज बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, अफोर्डेबल हाउसिंग, उसका डेफिनेशन जो है उसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज क्या होगा, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते। तीसरा चीज, MIG जो मार्च 21 को खत्म हो गया उसको कंटिन्यू कर सकते। इनकम लेवल्स जो है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है एंड हमारा पेनिट्रेशन कम है एंड हमारा जो ड्रीम है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, वो तो अभी थोड़ा पोस्टपोन तो करना पड़ेगा, थोड़ा और 2-3 साल तो होगा, बट डिमांड इतना जबरदस्त है, गवर्नमेंट का मन है करने के लिए। ओके, यानी उनको लग रहा है कि रबी फसल इस साल अच्छी रह सकती है। हालांकि जो उत्पादन के जो नंबर्स भी आ रहे हैं वो भी पिछले साल से ज़्यादा बेहतर है और दलहन तिलहन के जो नंबर्स है वो काफ़ी इनकरेजिंग है। जिगर, आपको क्या लगता है, रबी फसलों को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी है मार्केट में, लग रहा है कि यील्ड भी इस साल बेहतर रहने की उम्मीद है। ऐसे में उस नज़रिए से आपको क्या लग रहा है, एग्री के मार्केट में यहाँ तेज़ी या मंदी आगे दिख रही है आपको? Vishamon, I am really sorry. I won't be able to comment on agri fundamentals, चाहे वो रबी हो या खरीफ हो. Sorry for the inconvenience. ओके, कोई नहीं, लेकिन आपको ये जो आंकड़े हैं जो पिछले साल के मुकाबले जो रबी फसलों के जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं वो बेहतर है। 6 लाख हेक्टेयर में ज़्यादा हेक्टेयर में बुआई हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल यील्ड भी, क्योंकि मॉनसून एक्सटेंडेड मॉनसून था, उससे यहाँ पर नमी मिल जाती है रबी फसलों के लिए, जो एक बेहतर खबर है। और ज़्यादातर चना सरसों की बुआई तो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतर रही है और उम्मीद है कि इस सीज़न रबी सीज़न में बम्पर फसल का अनुमान जताया जा रहा है। शुक्रिया जतिन, जिगर आपका और तपन आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और पूरे कमोडिटी मार्केट पर अपना आउटलुक दिया और साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। नमस्कार।
Go powered